हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सविया स्वागत करती हूँ आपका हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित आज कुछ तथ्यों को। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हड़प्पा का उद्भव कैसे हुआ, हड़प्पा कैसे बसा, क्या विशेषताएं थी, इन सभी चीजों पे, रहन सहन, उनकी संस्कृति, खान पान, पूजा पाठ, धार्मिक, राजनीतिक, सभी चीजों पर चर्चा की। तो अब हम लोग पतन देखेंगे आज हड़प्पा का, है ना। तो क्या किसी सभ्यता का पतन होता है तो कोई एक कारक जिम्मेदार होता है, और अगर नहीं होता है तो क्यों? सवाल ये है। क्या दूसरा सवाल ये है कि क्या हमने हड़प्पा से कुछ सीखा, वर्तमान सभ्यता ने कुछ सीखा, कुछ अडॉप्ट किया, कोई सभ्यताएं विकसित हुई, या हमने उस सभ्यता से कुछ अच्छा बुरा सीखा, है ना। इतिहास इसलिए होता है ना कि पढ़ के उस गलती को न दोहराया जाए। तो वर्तमान में क्या है, क्या परिस्थितियां हैं, इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन को हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ पतन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के दो पतन के कारण महत्वपूर्ण थे। जैसे एक था आंतरिक कारण, ठीक है। पहला जो कारण होगा वो है आंतरिक कारण, और दूसरा जो है वो है बाह्य कारण। ठीक है। आंतरिक कारण की अगर हम लोग बात करें कि आंतरिक कारण में कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, तो एक तो हो जाएगा प्राकृतिक, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य भी, ठीक है। प्राकृतिक कारण, दूसरा हो जाएगा राजनैतिक, और तीसरा हो जाएगा आर्थिक। अन्य भी लिख देती हूं मैं, कुछ एक आध पॉइंट इसमें भी आपको मिलेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसी को देखते हैं, आंतरिक कारण को। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया हुआ है और बताया हुआ है कि हड़प्पा क्या थी, एक व्यापार केंद्रित सभ्यता थी, यानी पूरी तरह से व्यापार पे डिपेंड थी, है ना। व्यापार उसका क्या था, मान लो कृषि भी था, हम ये नहीं कह रहे कृषि नहीं थे, तो कृषि अधिशेष जब शुरू हुआ तो व्यापार की तरफ बढ़ गया। तो व्यापार उसकी मुख्य विशेषता थी हड़प्पा की। लेकिन ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार, जैसे कि गार्डन चाइल्ड लिखते हैं कि 1700 के आसपास हड़प्पा का मंदी का दौर था। और क्यों? क्योंकि 1700 के ही क्रम में ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया का पतन शुरू हो गया, और हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच लगभग व्यापार की जो स्थिति थी वो बोला जाता है 43% के आसपास थी। जब 43% व्यापार मेसोपोटामिया का हड़प्पा के साथ होता था तो समृद्ध था, लेकिन मेसोपोटामिया के पास अब धन नहीं बचा ना कि मेसोपोटामिया व्यापार करे। तो जब उसने मांग कम कर दिया तो वस्तुओं की डिमांड कम हुई, सप्लाई कम करना पड़ा, लोग खरीदना बंद कर दिए, और जब खरीदना बंद किए तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा। तो हम लोग कीवर्ड्स जैसे लिखते हैं बाकी वीडियोस में, इसमें भी शुरू करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग बात करें कि मेसोपोटामिया का पतन शुरू हुआ, कब भाई? तो ये हुआ 1700 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। दूसरा इसमें कि जब इसका पतन शुरू हुआ तो हड़प्पा आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा। हड़प्पा आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा, और जब आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा तो हम कहेंगे कि प्रशासन, समाज टूटा, लोगों के पास पैसे कम हुए, समाज क्या हुआ, टूटना शुरू हो गया। और समाज टूटा तो प्रशासन कमजोर होने लगा, क्योंकि भाई लोग, प्रशासन के पास पैसे ही नहीं थे कि लोगों को काम पे रखे, उन्हें पैसे दे, रोजगार के अवसर दे, या किसी अधिशेष के लिए बोले। तो जब प्रशासन, समाज टूटा तो प्रशासन भी कमजोर हुआ। तो तीसरा रीजन क्या था, समाज टूटा। तो फिर कमजोर प्रशासन, और जब प्रशासन कमजोर हुआ तो क्या होगा, अव्यवस्था फैलेगी,
अव्यवस्था फैल गई। और जब अव्यवस्था फैली तो जो नगरों का विन्यास था, जो पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, इसलिए बोला जाता है कि बनवाली को बाद में बसाया गया है, क्योंकि बाद का एरा का उसकी कार्बन डेटिंग एज बताती है कि ये बाद में डेवलप हुआ है। तो इसलिए मानते हैं कि बनवाली से जो घर मिले हुए हैं वो कच्ची ईंटों के हैं, कच्ची मिट्टियों के हैं, फर्श उसके मिट्टी के हैं, इस तरह की चीजें हैं। तो बाद में उसको बनाया गया क्योंकि उस समय राजा के पास पैसे नहीं थे। उस समय की सड़कें भी क्या थी, कच्ची हो गई। जब सड़कें कच्ची हो गई तो नालियां भी कच्ची थी। जब बारिश होता था तो मिट्टी गल जाता था और पूरी सड़क पे कीचड़ हो जाता था। तो इसीलिए बाद की जो उसकी अवस्था है, जब हड़प्पा पतन की तरफ बढ़ा, तो इस तरह की प्रवृत्ति को देखने को मिला। जैसे चान्होदों वगैरह के बाद के जो पीछे के गांव थे वो उतने डेवलप अवस्था में नहीं मिले। तो ये इस बात का प्रमाण था कि हड़प्पा में अव्यवस्था फैल चुकी थी पूरी तरह से। जल निकासी पद्धति उसकी खराब हो गई, नाली का जो निर्माण था वो खराब हुआ, घरों के विन्यास थे वो खराब हुए, और छोटे छोटे घर मिलने लगे। बाद के जो घर मिले वो छोटे छोटे हैं, एक एक कमरे के। तो जब छोटे छोटे हैं इसका मतलब उनके पास पैसे नहीं रहे होंगे, तभी ना इस तरह की प्रवृत्ति ने जन्म लिया। और उसके बाद हम बोले कि जब सड़कों का विन्यास हुआ, अव्यवस्था फैल गई और इस तरह के, तो हम कहेंगे कि संसाधनों का दोहन हुआ। संसाधनों का दोहन हुआ। और संसाधनों का दोहन क्यों हुआ होगा, क्या रीजन होगा संसाधनों के दोहन का? क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी हो गई, उतने पैसे थे नहीं उनके पास, तो उन्होंने लकड़ी को काटना, जंगल काटना, उसे बाजार में बेचना, इस तरह की चीजें उन्होंने, चोरी चकारी, ये सारी चीजें। मान लो कि सपोज मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसके आज के समय में भी जिसके पास सब कुछ है, तो वो चोरी क्यों करेगा, गलत काम क्यों करेगा? चोरी वैसे ही लोग करते हैं जो रोड पे रहते हैं, मवाली जो होते हैं, है ना। तो उनका मानना होता है कि उनके पास संसाधनों के अभाव होते हैं, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो चोरी करते हैं। तो इस तरह की प्रवृत्ति ने जन्म लिया कि चोरी और इस तरह की दिक्कतें हड़प्पा में देखने को मिली। तो चोरी और इस तरह की दिक्कतें मिली। फिर अगर हम दूसरा बात कहें कि वैज्ञानिक सोच का अभाव होने लगा। वैज्ञानिक सोच किससे है, आज भारत चांद पे पहुंच रहा है, तो जब तक पैसे नहीं है तो कैसे पहुंचेगा? तो जब वहां पे अव्यवस्था फैली, अधिशेष वहां का कम हुआ, व्यापार व्यवस्था कम हुई, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, तो वहां पे क्या हुआ, वैज्ञानिक सोच का अभाव हुआ। ठीक है, वैज्ञानिक सोच क्या हुआ, पूरी तरह से खत्म हो गया। फिर जंगलों को काटे जाने लगा, जैसे कि मैंने बताया संसाधनों का दोहन, कि जंगलों को काटा। और यही रीजन हुआ, जब जंगलों को अत्यधिक काटा जाने लगा तो पर्यावरण चेंज हुआ, एनवायरमेंट क्या हुआ, बदला, है ना। तो जब अभी भी देख रहे हैं आप, जंगलों को काटे जा रहे हैं, पेड़ लगाए नहीं जा रहे, तो एनवायरमेंट देख रहे हैं ना किस तरह का हो रहा है। तो जब जंगलों को काटे जाने लगा और एनवायरमेंट चेंज हुआ, तो दोबारा से फिर एक बार क्या हुआ, हिम युग की शुरुआत हुई, आइस एज आ गया। कहां पे आइस एज जब शुरू हुआ, तो मान लो अगर ये अर्थ है और ये 0 डिग्री है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो ये आर्कटिक वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे कह सकते हैं बर्फ जमना शुरू हुआ, हिम एज आना शुरू हुआ। तो ऊपर जो कबीलाई लोग रहते थे, जो जंगलों में रहते थे, जो शिकार करने की प्रवृत्ति थी, जिसको आर्य के नाम से ऋग्वेद में संदर्भित किया गया है। अमलानंद घोष लिखते हैं कि जब बर्फ ऊपर पड़ने लगा तो ऊपर से जो कबीलाई लोग थे वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुए। और इन्वायरमेंट तो चेंज हो ही रहा था, विषुवत रेखा पे गर्मी पड़ रही थी और ऊपर आइस जम रहे थे, बर्फ हो रहे थे, हिमयुग के रूप में आ रहा था। तो जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आए तो इन दोनों का सामना हुआ आपस में। और जब इन दोनों का सामना हुआ तो हम कहें कि जब कर्क रेखा में गर्मी बढ़ रही थी, तो नई नई जाहिर सी बात है कि ऊपर ठंडा है, नीचे गर्मी है, लोग आएंगे, अनेक समस्याएं होंगी। जैसे जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था तो बाढ़ का आना, आग लगना, उत्प्लावन होना, है ना, नदियों का मार्ग परिवर्तित करना। जैसे बोला जाता है ना कि मोहनजोदड़ो का विलुप्त होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि सिंधु नदी ने अपने मार्ग को परिवर्तित कर दिया, है ना। तो ये सबसे बड़ा से धौलावीरा के पहले दीवार के टूटने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो घग्गर नदी थी वो क्या की, तोड़ के आगे बढ़ गई, है ना। जो पानी पड़ा एकदम फोर्स के साथ, दीवार एकदम क्षरण से टूट गया। 3 लेयर थे धौलावीरा के। तो वो दिखाता है कि किस तरह की प्रवृत्ति होती है। जैसे आज के समय में आप देखोगे उत्तराखंड वगैरह में बाढ़ आना, कभी भी भूस्खलन हो जाना, अभी पंजाब और हिमाचल के क्षेत्र में बाढ़ आया हुआ था। तो ये सब क्या है, इन्वायरमेंट के चेंज होने का, पर्यावरण के दूषित होने का ये परिणाम दिखाता है। तो जब इस तरह की घटना हुई, समस्याएं तो उत्पन्न हो रही थी, नदी अपने मार्ग बदल रहे थे, बाढ़ आ रहे थे। बोले जाते कि मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना मोहनजोदड़ो का क्रमिक उद्भव।
क्रमिक पतन लिखेंगे हम लोग, क्योंकि उद्भव तो देख चुके हैं। ठीक है, अब इसको बोला जाता है, जैसे एक अमेरिकी जल वैज्ञानिक है, उनका नाम है केएम सर्विस। केएम सर्विस लिखते हैं अमेरिकी जल वैज्ञानिक कि मोहनजोदड़ो का जो बाढ़ था ना, वो नॉर्मल बाढ़ नहीं था, ये प्लेट विवर्तनिक था। नीचे से प्लेटें टकराई होंगी और पानी के साथ साथ मिट्टी और गाद ऊंचाई तक उड़े होंगे और मोहनजोदड़ो में जाकर के समाये होंगे और वो रुके होंगे। जब मोहनजोदड़ो में पानी भर गया होगा, क्योंकि उसकी नालियां जो होंगी मिट्टी और गाद से भर गई होंगी, तो पानी निकला नहीं होगा। और वही पानी न निकलने के कारण, क्योंकि 7 लेयर ऐसे दीवार पे चिन्ह बने हुए हैं, जैसे पानी आप देखोगे कहीं दिन बहुत दिन तक अगर जमा करके छोड़ दोगे तो एक समय के बाद वहां दीवारों पे क्या होती है, लाइनें पड़ने लगती है ना। किसी भी चीज में आप बर्तन में भी रख दोगे तो वैसे निशान पड़ जाते हैं। तो वो निशान बताते हैं 7 लेयर है वैसे। और जब खुदाई भी हुई हड़प्पा की, तो एक लेयर मिट्टी और बालू गाद के, फिर नीचे कुछ सामान, फिर एक लेयर उसके नीचे, इस तरह से मिला हुआ है। इसलिए बारे तो उन्होंने बोला कि विवर्तनिक विक्षोभ हुआ होगा, जिसके कारण प्लेटें टकराई होंगी और सुनामी जैसी स्थिति उत्पन्न किया होगा और सारा पानी मोहनजोदड़ो में भर गया होगा। नालियां जाम हो गई होगी गाद के कारण, जिससे पानी नहीं निकला होगा। और जब पानी नहीं निकला, पानी लंबे टाइम तक रुका, तो वहां पे नई नई बीमारियों का जन्म हुआ और मच्छर पैदा हुए होंगे। इसीलिए मलेरिया का पहला साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है। तो मलेरिया अपने समय में एक महामारी थी, उसने महामारी को जन्म दिया। हो सकता है कि उस समय के लिए लोग वहां से पलायन करके कहीं और चले गए होंगे, लेकिन जैसे ही पानी जब निकला कुछ दिन के बाद, तो फिर लोग आए, फिर इस तरह की प्रवृत्ति हुई और ऐसे ऐसे करके 7 बार हुआ। इसलिए मोहनजोदड़ो को बोला जाता है कि 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। तो ये तो जैसे रोपन को बोला जाता है कि आग लगने के कारण पूरी तरह से जल के खत्म हुआ। क्यों? जैसे मान लो सपोज कि अभी भी कहीं अगर आग लग जाएगा, तो हमारे आसपास जो भी पानी रहेंगे हम उसे बुझाने का प्रयास करेंगे ना। तो जब रोपड़ में जब आग लगा है ना, तो बाल्टी से पानी उठा के शायद डाला गया है कि कुछ कुछ दीवारों के जो कालिक हैं वो धुले धुले से दिख रहे हैं। तो जब धुले हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब लोगों ने उस आग को बुझाने की कोशिश की होगी, है ना। तो ये एक संकेत था कि संसाधनों का दोहन हो रहा है और पर्यावरण विनाश की तरफ बढ़ चुका है। तो जब इस तरह की घटनाएं हुई, ऊपर से कबीलाई लोग भी आ रहे थे, तो कबीलाई लोग कैसे होंगे भाई? लड़ाकू प्रजाति के, योद्धा, इस तरह के लोग हैं। लेकिन हड़प्पा वाले लोग क्या थे? सभ्य थे, नगर में रहने वाले लोग थे, है ना। और जब नगर में रहने वाले लोग थे तो सभ्य होंगे, शांत प्रवृत्ति के होंगे, तो दोनों का टकराव होना था। ये रहते थे किलाओं में, वो ऐसे लड़ाकू प्रजाति के घूमने वाले लोग जंगलों में, तो दोनों में टकराव शुरू हुआ। और उस टकराव को ही बोला जाता है कि आर्यों का नेतृत्व कौन किया? अमलानंद घोष लिखते हैं कि आर्यों का नेतृत्व किए इंद्र भगवान, जिसको ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया। पुरंदर का मतलब क्या होगा? किलाओं को तोड़ने वाला। यह इंद्र भगवान के लिए योद्धा बोला गया है, पुरंदर बोला गया है, और भी कई सारे नाम, जैसे कि युद्ध के देवता कहे जाते हैं उनको। तो आर्यों का नेतृत्व जो किए कौन? इंद्र भगवान। तो मैं यहाँ पे लिख दूं आर्यों प्लस हड़प्पा वासियों के मध्य मतभेद और आर्यों का जो नेतृत्व किए उनका नाम इंद्र भगवान। जिनके लिए पुरंदर या युद्ध के देवता के रूप में किया गया। ठीक है, तो ये इस तरह के इनके युद्ध चले। अब मान लो पुरंदर किलाओं को तोड़ने वाला कहा गया, है ना। तो किलाएं किसके पास थी? हड़प्पा के लोगों के पास थी किलाएं। तो कौन तोड़ेगा? आर्य ही तोड़े होंगे, यही तोड़े होंगे, इसलिए इनका नाम, इसलिए माना जाता है कि इन्होंने नेतृत्व किया किलाओं। उस समय में किलाएं किसकी थी? हड़प्पा वासियों की थी। तो उसकी किलाओं को तोड़ा, इसलिए इन्हें पुरंदर कहा गया, युद्ध का देवता कहा गया। उनके साथ युद्ध किए, आर्यों का नेतृत्व किए। और उसके अलावा अगर तीसरी बात हम इसको लिंक करने की कोशिश करें कि एक विवरण मिलता है ऋग्वेद में दस्यु, ये दशराग युद्ध का, है ना। तो दस्यु मतलब क्या होता है? दस्यु का मतलब होगा डकैत। और डकैत कौन होगा? अब मान लो कि जब युद्ध होता था तो हड़प्पा वासियों के पास तो किलाएं थी जिसको आर्य तोड़ रहे थे, लेकिन आर्यों के पास क्या थी? गाय थी। तो इनकी गाय को चुरा ले जाते थे, इसलिए दस्यु शब्द इस्तेमाल किया गया। आप लिंक कर पा रहे हैं चीजों को? जो 10वीं शब्द था, इसके अलावा इसमें ऋग्वेद में इसके लिए हड़प्पा के लिए हरि उपयोग नाम दिया गया है, जो रिलेट करता है हड़प्पा के साथ। तो वो युद्ध जो दशराग्य नदी के 10 राजाओं के बीच में हुआ, जिसमें एक शासक था, वो शासक और कोई नहीं था, इंद्र थे। आर्यों के शासक थे, जो राजा थे, जिनको बोला जाता है कि उन्होंने एक संस्कृति पे जीत पाई। तो वो संस्कृति ही तो थी हड़प्पा।
है ना, सभ्य संस्कृति थी, तो उसका विजय माना जाता है। और इस तरह से दशरथ के युद्ध के बाद आर्यों का आगमन हो गया, यानी पूरी तरह से उनका निवास स्थान हो गया, और वो फिर से एक ग्रामीण, ये भी मानते हैं, जैसे मार्टिन वेहलर लिखते हैं कि हड़प्पा विलुप्त नहीं हुई। जब इस तरह के आर्यों के आक्रमण और प्राकृतिक आपदाएं जब आने लगी, तो हड़प्पा के लोग क्या किए, वो धीरे धीरे पलायन करके गांव में जाके बसने लगे। इसलिए राखीगढ़ी और बनवाली के जो साक्ष्य हैं वो बाद के हैं, हड़प्पा के सबसे पुराने स्थलों में नहीं आते, नवीनतम स्थलों में आते हैं, हड़प्पा के परवर्ती काल के अंतर्गत आते हैं ये स्थल जो होते हैं। तो जैसे बोला है ना कि ताम्रपाषाण युग, द्वितीय ताम्रपाषाण युग का भी उल्लेख मिलता है बहुत सारी किताबों में। तो द्वितीय ताम्रपाषाण युग क्या था, जैसे कोविड जब आया तो हम लोग पलायन करके अपने गांव की तरफ गए और वहां जाके क्या किए, खेती बाड़ी किए, है ना। और जब खेती बाड़ी की, तो वैसे ही ये लोग जब पलायन किए होंगे तो वहां अपने गांव गए होंगे और जाके फिर से वहां खेती बाड़ी जीवन यापन करने पर शुरू किए होंगे, और सिर्फ तांबे का प्रयोग किए होंगे, बाकी अलग अलग धातुएं और इन सब चीजों का खोज करना मुश्किल हो गया। लेकिन अभी भी ये सिद्ध नहीं होता कि क्या था, क्योंकि अभी भी विवादास्पद है। अगर इन लोगों ने पलायन किया तो आज इनके डीएनए जो आर्य कब्रिस्तान से मिले हुए हैं या जितने भी कब्रिस्तान है, उनके साथ विश्व के किसी भी ऐसे पर्सन से मैच क्यों नहीं करता है, सवाल ये है। और अगर विलुप्त हुए तो पूरी इतनी बड़ी आबादी एकाएक कैसे विलुप्त हो गई, कहाँ चली गई, और चली गई तो पूरे मोहनजोदड़ो से लगभग 150 कब्र मिली है। तो क्या उतने बड़े शहर में सिर्फ 150 लोग ही रहते थे? आज भी ये चर्चा का विषय है, जांच का विषय है। पुरातत्विक विभाग के पास अभी भी रिसर्च चल रहे हैं इसको लेकर के, तो जो भी होगा वो अपडेट देखेंगे। तो ये तो हमने देखा कि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ, लेकिन हमने क्या सीखा हड़प्पा से, वर्तमान परिस्थितियों को जरा आंक लेते हैं, वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं। वर्तमान परिदृश्य की अगर बात करें हम लोग, तो हम लिख देते हैं एक तरफ हड़प्पा, है ना, और दूसरी तरफ आज का समाज या आज का जीवन। ठीक है। हड़प्पा की अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, है ना, जो आज भी है, वर्तमान में भी है। अगर हम लोग इसके पीछे बात करें कि हड़प्पा कैसा था, तो व्यापारिक था, व्यापारिक सभ्यता थी, समाज था। तो आज भी व्यापार होता है। हड़प्पा में भी संसाधनों का दोहन शुरू हुआ, संसाधनों का दोहन हुआ, और हम भी क्या कर रहे हैं, संसाधनों का दोहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तभी तो ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर का पतला होना, तरह तरह की घटनाएं घटित हो रही। तो हमने भी क्या किया, संसाधनों का दोहन किया, और यहाँ पे भी संसाधनों का अभाव था, है ना। संसाधनों का अभाव ऐसे था कि आप देखोगे कि जब हड़प्पा में बाढ़ आया होगा, मोहनजोदड़ो में जब बाढ़ आया होगा, तो लोगों के पास चीजें कम हुई होंगी और फिर वो पलायन करके अपने गांव गए। तो हमारे यहाँ भी तो अभी संसाधनों का जो है वो अभाव हो रहा है। यानी कि कह सकते हैं ना कि जैसे बेंगलुरु है तो वहां जल संकट है, राजस्थान एमपी के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां जल संकट की समस्या है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे बिहार है, खाद्य संकट की समस्या से जूझ रहा है ना। तो क्या हमने हड़प्पा से कुछ सीखा? क्योंकि इतिहास इसीलिए है कि आप सीख के उस गलती को दोहराए नहीं। और हड़प्पा ने जो गलती की कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया, हम भी वही गलती करें, तो क्या हम मानेंगे कि आने वाले समय में इस सभ्यता का विनाश हो जाएगा या विलुप्त हो जाएगा या पतन हो जाएगा? आप इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली खबरों की सूचना आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू क्लास।